बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को डिस्कस कर रहे हैं। बुक के लिहाज से अगर हम देखें तो ये आर्टिकल एक दो टॉपिक के बाद आना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें कुछ बेसिक टर्म एक्सप्लेन की गई है इस वजह से ये आर्टिकल मैंने शुरू में रखा है। हालांकि बुक में जो आप कह सकते हैं सीक्वेंस है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय द रूट्स पहले है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिनरल्स बाय द रूट्स दूसरे नंबर पे है, फिर ये आता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ है, फिर वहाँ जो है थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी होगा कुछ टर्म्स को समझना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम अपटेक की बात करेंगे तो अपटेक का मतलब होता है सॉइल से रूट के एपिडर्मस सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करना। अच्छा, वाटर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो जाइलम के थ्रू होती है और हमारे पास रूट के एपिडर्मल सेल से जाइलम तक पहुंचना ये ट्रांसपोर्ट कहलाता है, और फिर जाइलम से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना ये भी ट्रांसपोर्ट कहलाता है। आज के इस हमने लेक्चर में सिर्फ दो बातें डिस्कस करनी है कि पानी एपिडर्मल सेल में कैसे इंटर होगा और फिर वो जाइलम तक कैसे पहुंचेगा। यानी आप कह सकते हैं अपटेक रूट में कैसे इंटर होगा और रूट के एपिडर्मल सेल से जाइलम तक कैसे पहुंचे। आगे जाइलम में कैसे मूवमेंट हो रही है इसको हम फिर फर्दर अपने जो अगले लेक्चर्स होंगे उनके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, वाटर की अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती है आमतौर पे जो हमारा खासतौर पे लिविंग सिस्टम है, पानी हमेशा पैसिवली मूव कर रहा होता है और पानी की आमतौर पे इस पैसिव मूवमेंट को अगर वो मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही हो तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो पानी की मूवमेंट चाहे वो अपटेक के लिए हो या ट्रांसपोर्ट के लिए हो, पानी की मूवमेंट के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है क्या? It is the movement of material from the region of higher concentration to region of lower concentration through partially permeable membrane। एक तरफ पानी ज्यादा है एक तरफ पानी कम है तो पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा। अगर वो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू से मेम्ब्रेन के थ्रू से पास आउट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं ये ऑस्मोसिस है, क्योंकि यहाँ काफी सारे सेल्स हैं तो इन सेल्स की मेम्ब्रेन से पानी गुजर रहा होता है, तो इस वजह से हमने ये टर्म ऑस्मोसिस इस्तेमाल की। अच्छा, जब ये मूव कर रहा होता है पानी तो कभी पानी सेल के अंदर आ रहा होता है तो इसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, कभी सेल से निकल के बाहर फिर अगले सेल में जा रहा होता है तो इसको हम कहते हैं ये एक्सोऑस्मोसिस है। यानी सेल के अंदर ऑस्मोसिस के जरिए पानी इंटर होना एंडोऑस्मोसिस, और सेल से पानी का निकलना ये एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी परमेबिलिटी, हमारे पास सेल्स की जो दो स्ट्रक्चर है जो आउटर कवरिंग है, एक हम कहते हैं सेल वॉल, एक हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल वॉल है इसके बारे में तो आप लोगों ने याद रखना है, इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड मिनरल्स। यानी आप कह सकते हैं जो सेल वॉल है ये पानी भी इससे आसानी से गुजर सकता है और मिनरल्स भी इससे आसानी से गुजर सकते हैं। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये पानी के लिहाज से तो फ्रीली परमेबल है लेकिन मिनरल्स के लिहाज से ये पार्शियली परमेबल है। क्लियर? तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सेल वॉल वाटर के लिहाज से फ्रीली परमेबल है, मिनरल के लिहाज से भी फ्रीली परमेबल है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो वाटर के लिहाज से तो फ्रीली परमेबल है लेकिन मिनरल्स के लिहाज से वो फ्रीली परमेबल्स नहीं है, वो पार्शियली परमेबल है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले जब हम बात करते हैं एपिडर्मस की तो आपको पता है एपिडर्मस में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनके जरिए से पानी रूट में आमतौर पे इंटर होता है और एपिडर्मस के सेल्स में इंटर होता है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम कहते हैं ये रूट हेयर्स हैं। आगे पानी ने जब भी मूव करना है एपिडर्मस से जाइलम तक वो हमेशा रूल को क्या फॉलो करना है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब हमेशा होता है कि पानी हमेशा हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है, पानी हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं सिंपली अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, पानी के केस में ऑस्मोसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो पानी हमेशा सॉइल से एपिडर्मस में भी
ऑस्मोसिस को फॉलो करेगा, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम और इवन जाइलम। तो ये जो सारा रूट है इसमें हमेशा पानी की जो मूवमेंट होगी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, कि वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा होगा। अच्छा, जब ये मुख्तलिफ सेल से गुजर रहा होता है तो ये कुछ रूट्स को फॉलो करते हैं, लेकिन उन रूट्स को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म आपने समझनी है जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, ये प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। यानी जैसे मैं कहता हूं कि ये प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके ऊपर सेल वॉल है, तो अगर हम इसकी सेल वॉल को उतार दें तो जो बाकी स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्लियर? तो ये प्रोटोप्लास्ट की टर्म आप लोगों ने याद रखनी, क्योंकि हम जो डिफरेंट पाथवे इस्तेमाल करेंगे उसमें प्लास्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो प्लास्ट का वर्ड सिर्फ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल वॉल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। अच्छा, जब पानी जाइलम तक जा रहा होता है तो आमतौर पे ज्यादातर जो पानी है वो इन सेल वॉल, ये जो ग्रीन कलर की सेल वॉल है, आप समझ लें कि ये जो ब्लैक कलर की ये सेल मेम्ब्रेन है, और अंदर जो ब्लू कलर के ये वैक्यूल्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम मूवमेंट ब्लैक कलर से शो करें तो ये हमारे पास सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट हो रही होती है ऐसे। तो इसमें प्रोटोप्लास्ट से पानी दूर ही है, कि प्रोटोप्लास्ट में पानी इंटर नहीं हो रहा, ऐसे। क्लियर? तो अगर हमारे पास एपो का मतलब होता है अवे, प्लास्ट से मुराद यहां क्या है? प्रोटोप्लास्ट है। तो ऐसा पाथवे जिसमें पानी प्रोटोप्लास्ट में इंटर ना हो, प्रोटोप्लास्ट के बाहर यानी सेल में वॉल के थ्रू मूव करे, तो ऐसे पाथवे को हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट वो ये है, ये जो पाथवे है कि जिसमें पानी सेल वॉल के थ्रू मूव कर रहा है, इसमें पेनिट्रेट नहीं कर रहा प्रोटोप्लास्ट के अंदर, तो ये वाटर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मिनरल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों जो आप कह सकते चीज़ें हैं, वाटर और मिनरल्स, तो ये एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए बड़ी आसानी से मूव करती हैं, क्योंकि जो सेल वॉल है दोनों के लिए परमेबल है। क्लियर? जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, जो सेल वॉल है इट इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड मिनरल्स। तो एपोप्लास्ट पाथवे को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज अ सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल। तो ये वो पाथवे है जो सेल वॉल के आपस में मिलने से बनता है, लेकिन हमारे पास जिस वक्त ये जो पानी है सेल वॉल से गुजरता हुआ, या ये जो मिनरल्स हैं सेल वॉल से गुजरते हुए जब ये एपिडर्मिस को क्रॉस करेंगे, कॉर्टेक्स को क्रॉस करेंगे, अब ये पाथवे एंडोडर्मिस में आके ब्लॉक हो जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि एंडोडर्मिस के जो सेल हैं उनके दरमियान एक खास किस्म की स्ट्रिप्स होती हैं जो वाटर प्रूफ मटेरियल से बनी होती हैं। तो इसमें आमतौर पे जैसे लिग्निन वगैरह होती है जो वाटर प्रूफ होती है, इसी तरह सुब्रिन वगैरह होती है। तो ये वो पार्टिकल हैं जिसकी वजह से जो एंडोडर्मिस की जो सेल वॉल है ये मज़ीद आगे पानी को और मिनरल्स को गुजरने नहीं देती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एपोप्लास्ट वे कहाँ तक मूव करेगा या सेल्स में कहाँ तक एपोप्लास्ट पाथवे का रोल होगा, तो आप कहेंगे ये एंडोडर्मिस तक। वजह क्या है? एंडोडर्मिस में ये पाथवे क्यों डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन ट्रिप्स, कि वहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं जो वाटर प्रूफ मटेरियल से मिलकर बनी होती है, यानी ना इससे पानी गुजर सकता है ना इससे साल्ट गुजर सकती है। क्लियर? तो एपोप्लास्ट पाथवे वो है जो सेल वॉल के जरिए से पानी की मूवमेंट हो रही है। अच्छा, उसके बाद दूसरा हमारे पास है सिम्प्लास्ट। सिम का मतलब है टुगेदर, इकट्ठे। प्लास्ट प्रोटोप्लास्ट से निकला है। अगर प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इसको हम कहते हैं ये सिम्प्लास्ट है। अब इकट्ठे कैसे होंगे? आमतौर पे जो एनिमल्स में होते हैं, एक सेल दूसरे के साथ जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सचेंज नहीं करता, लेकिन प्लांट में क्या होता है कि एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में आसानी से एक्सचेंज कर सकता है मटेरियल को, क्योंकि दोनों के दरमियान में कुछ कनेक्शंस मौजूद होते हैं जो सेल वॉल से गुजरते हुए दूसरे सेल के साथ जाके उनको कनेक्ट कर देते हैं। तो इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा।
तो प्लाज्मोडेस्माटा ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस हैं जो किसके दरमियान सेल वॉल से गुजरते हुए दो सेल को आपस में कनेक्ट करते हैं। यानी एक प्रोटोप्लास्ट दूसरे के साथ जिन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के जरिए से जुड़ा होता है उन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो जितने भी प्लांट के सेल हैं वो आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से कनेक्टेड है। तो ये सारे सेल जब कनेक्ट होकर एक बड़ा सा आप कह सकते हैं पाथवे बना देंगे, यानी ये यूनिट का काम करेंगे। जैसे एक सेल है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तीसरे के साथ कनेक्टेड है, तो एक बड़ा सा रूट बन जाएगा। इस बड़े से रूट को हम कहते हैं ये सिम्प्लास्ट पाथवे। तो पानी के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि पानी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में आ सकता है और उसके बाद इस साइटोप्लाज्म के जरिए से बड़ी आसानी से डिफरेंट सेल से होता हुआ ये एंड तक पहुंच जाता है। क्लियर? अच्छा, वो पानी जो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए से आ रहा है बाद में वो जो ही एंडोडर्मस में आएगा, तो यहाँ एंडोडर्मस में एपोप्लास्ट पाथवे तो ब्लॉक है, तो ये पानी फिर सिम्प्लास्ट पाथवे में इंटर होगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक तो एपोप्लास्ट पाथवे बड़ा एफिशिएंटली काम कर रहा होता है, लेकिन जो ही ये एंडोडर्मस में आता है तो एपोप्लास्ट पाथवे का रोल जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और किसका रोल बढ़ जाता है? सिम्प्लास्ट। बाकी यानी आप कह सकते हैं एंडोडर्मस से पहले ज्यादातर जो रूट वाटर और मिनरल फॉलो कर रहे होते हैं वो एपोप्लास्ट पाथवे है, लेकिन जिस वक्त एंडोडर्मस के अंदर ये सारे इंटर होते हैं, चाहे वो वाटर है या साल्ट है, वो ऑटोमेटिकली इसमें सिम्प्लास्ट पाथवे का ज्यादा रोल आ जाता है क्योंकि जो एपोप्लास्ट पाथवे है इस रूट के अंदर या इस जगह के अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए एपिडर्मस और कॉर्टेक्स में कौन सा पाथवे ज्यादा एफिशिएंट है? एपोप्लास्ट पाथवे। लेकिन जो एंडोडर्मस है इस कौन सा जो पाथवे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बन जाएगा सिम्प्लास्ट पाथवे। क्लियर? तो सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, कि यहाँ जो प्रोटोप्लास्ट वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये जो साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा है क्या? कि वो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है जो सेल वॉल के जरिए से दो प्रोटोप्लास्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तीसरा जो पाथवे है वो बहुत कम केसेस में इस्तेमाल होता है, यानी ये ऐसा पाथवे जैसे एक गाड़ी मूव कर रही है, वो थोड़ी देर के लिए क्या मोताम पे या किसी स्टॉप पे रुक जाए फिर आगे चल पड़े। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो वाटर और मिनरल जब साल्ट सेल में इंटर होते हैं थोड़ी देर के लिए वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर वो आगे चल पड़ते हैं, फिर उसके बाद वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं, फिर उसके बाद आगे चल पड़ते हैं, ऐसे। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं अगर हमारे पास जो चीज़ें वैक्यूल में गई उसके बाद फिर अगले वैक्यूल में गई, इसको हम कहते हैं ये वैक्यूलर पाथवे। बहरहाल जब वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे तो वो या तो एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए से जाएंगे या फिर सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए से जाएंगे। तो इनके बारे में जस्ट आप कह सकते हैं ये जैसे सफ़र में कुछ स्टॉप्स होते हैं, तो ये जस्ट कुछ स्टॉप हैं जो एपोप्लास्ट पाथवे के या सिम्प्लास्ट पाथवे के रास्ते में आ रहे होते हैं। तो तीसरा जो पाथवे है वो वैक्यूलर पाथवे है, इसमें चीज़ वैक्यूल टू वैक्यूल मूव कर रही होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फिर अगेन बताता हूँ एपोप्लास्ट पाथवे है, लेकिन एंडोडर्मस तक। जो सिम्प्लास्ट पाथवे है इसकी इंपॉर्टेंस एंडोडर्मस के बाद ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एंडोडर्मस में एपोप्लास्ट पाथवे खत्म हो जाते हैं। और पानी जब भी मूव करेगा सॉइल से लेके, चाहे वो एपिडर्मस से क्रॉस हो रहा हो, कॉर्टेक्स से क्रॉस हो रहा हो या एंडोडर्मस से क्रॉस हो रहा हो, तो मुख्तलिफ किस्म के जितने भी रूट से जब क्रॉस होगा वहाँ मूवमेंट एक ही होगी। और मूवमेंट उस मूवमेंट को हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट। उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? पैसिव मूवमेंट। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं कि राइट डाउन द पाथवे इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, मिनरल्स के दौरान भी सेम हमारे पास पाथवे इन्वॉल्व होंगे, तो आप लोगों ने इन पाथवे को याद रखना है क्योंकि जब हम मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इनको इसी तरह डिस्कस किया जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।